हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हमारे साथ हैं दिनेश कुमार मिश्रा, जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ में ऑल इंडिया रैंक 179 अचीव किया है। और आज हम लोग जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी अपने प्रिपरेशन एग्जाम को लेके और क्या जर्नी रही इनकी एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की। ठीक है, तो आज बहुत कुछ जानने वाले हैं हम लोग। एक मतलब एक टॉपर्स की बात करेंगे। टॉपर जो है हमारे पास, जो दिनेश कुमार मिश्रा है, उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ दिनेश कुमार मिश्रा का अपने यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर। हाउ आर यू दिनेश, कैसे हो आप? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। जी। तो सबसे पहले तो हम मेरे और हमारे विपिडिया टीम की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सिलेक्शन बहुत के। बहुत 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 धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। दिनेश, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो आप। मतलब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। सर मैं बिलोंग करता हूँ यूपी के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से। जी। मैं अयोध्या में ही पैदा हुआ। जी। वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई, प्राथमिक पाठशाला से गांव के, और वहीं से मैंने 12th की पढ़ाई की हिंदी मीडियम में। जी। उसके बाद 2011 में मैं दिल्ली आ गया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजीडीएवी कॉलेज में मैंने बीएससी किया वहां से मैथमेटिक्स से। जी। और उसके बाद मैंने कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी से लॉ किया है। जी। जी। और 2018 में मैंने लॉ कंप्लीट किया। जी। मेरे पिताजी किसान हैं, माताजी गृहिणी। जी। जी। और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था इन द मीन टाइम, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम था। जी। तो मैंने इसको भर दिया और मेरा लॉ बैकग्राउंड भी था, तो ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी थी, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और फॉर्चुनेटली विद गॉड ग्रेस मतलब सिलेक्शन हो गया। जी। जी। तो मतलब आप अभी कहाँ पे हो? आप अभी दिल्ली में हो? अभी फिलहाल मैं दिल्ली में। और आपने कहा मतलब मुखर्जी नगर में रहे हो आप? मुखर्जी नगर के पास एक जगह है ढाका, वहां पे रहा हूँ मैं ज्यादातर। फिलहाल तो मैं अभी वहां से मूव कर गया हूँ, दूसरी जगह आ गया हूँ, संत नगर साइड में आ गया हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो जैसे कि आपने बताया यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे आप। यूपीएससी के अलावा भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे? उसके अलावा मतलब जो सिविल सर्विस एग्जाम, जैसे यूपी का मैंने मेंस दिया है, उत्तराखंड का भी मेरा मेंस होने वाला है। जी। जी। तो इस तरह मैं सिविल सर्विसेज के ही एग्जाम दे रहा था, क्योंकि आईएएस और एस। पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे आप मेनली? जी जी जी। जी। तो दिनेश, ये बताइए कि जैसे कि आप जितना भी आपने अलग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो आईएएस और पीसीएस का, तो उससे आपको कितना फायदा हुआ यूपीएससी ईपीएफओ के लिए? यूपीएससी ईपीएफओ में अगर देखा जाए तो सिर्फ दो सब्जेक्ट, यानी कि अकाउंटिंग और जो लेबर लॉ थे, जी। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द चीजें कॉमन ही रही थी हर जगह पे, क्योंकि आपके पास हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, या इंग्लिश है, या मैथ, रीजनिंग, इस तरह की जो चीजें हैं, ये बहुत कॉमन जेनेरिक चीजें हैं, हर जगह आप कवर कर रहे होते हैं। हम्म। तो बाकी तैयारी करने से और प्रैक्टिस करने से यहाँ बहुत ज्यादा हेल्प हुई, और दो चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ी, तो जी। उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ा। नहीं, जैसे कि आपने बताया, सबसे पहले तो आप बीएससी बैकग्राउंड से है, यानी आपको क्वांट और रीजनिंग में आपकी एक पकड़ अलग से होगी। हाँ, ठीक है, उसके जरूर। बाद आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपके जो अलग सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स होगी। ठीक है, इसमें आपका पकड़ उधर से उधर बन जाता है। ठीक है, इसके हाँ अलावा आपने जैसे बताया कि आप लॉ ग्रेजुएट थे। लॉ ग्रेजुएट हो, सॉरी, मतलब हाँ, लॉ ग्रेजुएट है, हाँ। लॉ ग्रेजुएट हो, उसमें फिर अब इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ का आपका जो है उसमें भी पकड़ आ जाता है, उधर भी फायदा मिल जाता है हाँ आपको। मतलब जब हाँ बचता है आपका सब्जेक्ट, जो बचता है वो बचता है आपका। एक तो सबसे पहले जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और दूसरा बच जाता है आपका इंग्लिश, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो। हाँ। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, बीएससी कर रहा था, जी। जी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है कि आपको एक क्रेडिट कोर्स लेना होता है हर सेमेस्टर में। जी। जी। तो फॉर्चुनेटली उस टाइम मैं थोड़ा डाइवर्स रहने की कोशिश करता था, तो मैं मैथ का स्टूडेंट था, तो एक बार मैंने अकाउंटिंग भी पढ़ी थी, एक सेमेस्टर मैंने अकाउंटिंग पढ़ी थी, एक सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था, एक सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, तो वहां से भी हेल्प मिली थी, बैलेंस शीट मुझे पता थी कुछ चीजें। जी। जी। तो मतलब जितना सिलेबस था, कोई चीज मेरे लिए नया नहीं था, एक मतलब तरह से आपने अगर मतलब देखा जाए। सबसे रूबरू हो चुके थे आप पहले से? हाँ हाँ हाँ। जी। जी। बस वो ही रिफाइन करनी थी चीजें। जी। मतलब अगर देखा जाए तो आपके, अगर आपको आप अपने हिसाब से बताओ कि अगर आपके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरियाज तो आपके ज्यादातर थे भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग वीक एरियाज या स्ट्रॉन्ग एरियाज में बांटे सब्जेक्ट्स को, तो किसको किसको आप वीक एरियाज में रखेंगे और किसको आपको स्ट्रॉन्ग एरियाज में रखेंगे? जैसा आपने कहा, इंग्लिश मेरा हमेशा से वीक रहा है, मैं हिंदी मीडियम का रहा हूँ शुरू से। जी। बहरहाल मैंने बीएससी और एलएलबी इंग्लिश में किया है, फिर भी मतलब ग्रामर वाला पोर्शन थोड़ा सा मेरा वीक है। हम्म। तो अच्छा, और दूसरा ये भी था, वैसे मैं बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, लेकिन आप एक बार मैथ्स की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो वो वो तो बहुत पता डिफिकल्ट होने लगता है आपके लिए। है। बिल्कुल। तो 2014 के बाद से मैंने मैथमेटिक्स की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। जी। तो वो भी मतलब वन ऑफ द टफेस्ट था मेरे लिए, वो दो चीजें। बाकी क्वालिटी मेरी ठीक ठाक है, क्योंकि लॉ बैकग्राउंड है। हम्म। लेबर लॉ मैंने पढ़ाई हुआ था।
और अकाउंटिंग कुछ नई चीजें थी, क्योंकि अकाउंटिंग उतनी अच्छे से नहीं थी लेकिन वो भी अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज टफ ही था मेरे लिए। जी जी तो मेरे लिए इजी वो चीजें थी जो जीएस में कवर होती थी यूपीएससी के लिए, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया हम्म, और पॉलिटी हो गया, यह सब चीजें मेरे लिए थोड़ी इजी थी। जी। मतलब अगर देखें तो आपके 3 सब्जेक्ट जो हो जाते हैं, जैसे कि क्वांट रीजनिंग एक अलग से, इसके बाद इंग्लिश और आपके जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये आपके वीक एरियाज थे और बाकी सारे हाँ, जितने भी हैं आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज थे। तो हाँ, ऐसा ही था। जी। तो आपने वीक एरियाज के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई और स्ट्रॉन्ग एरियाज को कितना टाइम दिया, मतलब कितना काफी भाई, इतना टाइम भाई काफी है इसके लिए और इससे मैं मतलब बूस्ट ले सकता हूँ, तो उसमें हाँ, क्या स्ट्रैटेजी बनाई आपने? स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करना होता है, क्योंकि आप वहीं से पता, क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हैं जी तो वो सब्जेक्ट का क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज को पढ़े हैं कि नहीं। जी तो जी प्रीवियस ईयर से मुझे पता गया था कि थोड़ा अगर मतलब एफर्ट डालूंगा तो मेरे जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है जी उनको मैं आराम से कवर कर लूंगा। जी तो उनको मैंने थोड़ा सा कुछ दिन के लिए बैकसीट पे रखा था। उसके बाद जो मेरे वीक एरियाज थे, क्योंकि उनको मुझे पढ़ के और रिवाइज दोनों करना था, जी तो उसको मैंने पहले स्टार्टिंग में डिफरेंट सोर्सेज से जो मुझे समझ आया, जैसे मैथ वगैरह, उसको मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। और अकाउंटिंग के लेक्चर एक्चुअली मैं ज्यादातर ऑनलाइन ही पढ़ता था, उसको वीडियो फोन में कान में लगा के सुन रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो सुनते सुनते वो एक तरह से याद हो गई थी चीजें, जी जी क्योंकि अकाउंटिंग वगैरह में बहुत सारी चीजें याद करनी थी जी जी कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं या कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, डेबिट क्रेडिट कब होगा, जो कभी समझ नहीं आता था, याद ही कर रहे थे। जी जी तो इस तरह से मतलब जो जो मेरा वीक पोर्शन था उस पर मैंने थोड़ा ज्यादा फोकस किया था पहले, और ताकि उसको रिवाइज कर सकें। और जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन था उसका वही वही कवर किया था जो एग्जाम के लिए ज्यादा रिलेवेंट था। जी। और अगर हम लोग देखें कि करंट अफेयर की बात करें, अगर हम लोग करंट अफेयर, तो करंट अफेयर को कैसे आपने किस टाइप से अपने हैंडल किया? हाँ, करंट अफेयर मतलब एक डिफिकल्ट पोर्शन इसलिए हो गया था क्योंकि ये पेपर 2 बार पोस्टपोन हो गया, जी जी और बिल्कुल। कोविड टाइम आता रहा, तो मतलब एक बार पूरा करंट अफेयर, क्योंकि एक बार एडमिट कार्ड तक रिलीज हो गया था, जी जी तो पूरा करंट अफेयर पढ़े और तब तक पता चला कि अब पोस्टपोन हो गया, तो फिर अगली बार करंट अफेयर में मुझे इसलिए भी दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि मैं करंट अफेयर मंथली पढ़ते रहता हूँ सिविल सर्विसेज के लिए। जी तो एक तरह से करंट अफेयर लगभग कवर था। डिफिकल्टी सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि पेपर पोस्टपोन हो रहा जी था, और कोविड टाइम पे तो जो सबके लिए डिफिकल्टी थी वो मेरे लिए भी जी थी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि अगर जैसे कि आपको पता है कि ये एग्जाम जो है वो बार बार डिले हो रहा था, डिले हो रहा था, और एक मतलब अजब सा माहौल देश का बना हुआ था कोविड की वजह से, तो उस टाइम को अपने मतलब अपने दिमाग को एक संतुलित रखना, ठीक है, और अपने पढ़ाई को जारी रखना, उस टाइप से आपने कैसे किया था, उसका क्या स्ट्रेटेजी, क्या मतलब कैसे आप अपने आप को पैसेंस बनाए रखा आपने? अब देखिए, फर्स्ट वेव में तो कोई हमको नहीं लगता संतुलित था, बोल दें कि संतुलित था तो झूठ ही होगा। जी जी फिलहाल डिस्टर्ब तो थे ही, यहाँ से भाग के गए घर, घर पे उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे थे कि कम से कम 3-4 घंटा निकल जाए ढंग से। जी तो फिर भी मतलब बस वही था कि मोटिवेशन तो आपके पास रहता ही है, जब तक नौकरी नहीं है तब तक मोटिवेशन नहीं होगा तो फिर आप कहाँ रहोगे। जी जी तो जी मोटिवेशन तो रहता ही है, तो बस मतलब एक तरह से जहां भी रहते थे वहां बस यही कोशिश करते थे कि जो स्टैटिक चीजें हैं वो भूलने ना पाए और करंट से अपडेटेड रहें। जी बस ये 2 चीजें अगर मेंटेन रहती हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती जल्दी। जी। और अगर हम लोग बात करें कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, ठीक है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन आपने किस टाइप से किया? इंटरव्यू प्रिपरेशन मैंने सबसे पहले डेफ डेफ तो मैंने अभी पीडिया पे आपने एक प्रोग्राम चलाया था, जी अपना डेफ हमको भेजिए, हम डिटेल क्वेश्चन देंगे, वहाँ मैंने आपका यूज किया था, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ अभी पीडिया का। हम्म, और उसके अलावा मैंने 1-2 मॉक इंटरव्यू भी दिए थे। और क्योंकि मेरा जो मतलब डेफ था, डेफ में मेरे पास कोई ज्यादा हॉबी नहीं, मेरा इंटरेस्ट एडीआर में है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो मैंने लिखा हुआ था, तो मैंने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया था। और मेरे इंटरव्यू में मतलब ज्यादातर क्वेश्चन वहां से, और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था तो मुझे उम्मीद थी कि शायद वो ईपीएफ एक्ट वगैरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम्म, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे और फॉर्चुनेटली वो सब चीजें मैंने पढ़ी हुई थी। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेरा मतलब इंटरव्यू ओवरऑल जो था जी वो लॉ के आसपास घूमता रहा, और मेरा लॉ बैकग्राउंड है, तो जी दिक्कत नहीं हुई। और प्रिपरेशन में मेरी एक और हेल्प इस वजह से हो गई थी कि मेरे 3 दोस्त हैं, इनका 2 दोस्त हम सेलेक्ट हो गए, एक अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ सेलेक्ट, तो हम तीनों लोग एक साथ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तो आपस में डिस्कशन करना और एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करना, एक दूसरे के साथ नोट शेयर करना, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। और अगर कोई इंसिडेंट आप जैसे इंटरव्यू पैनल में जब आपका ओरिजिनल इंटरव्यू यूपीएससी के साथ हुआ था, उसके साथ अगर आप कुछ हमें बताना चाहो कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पे?
ये एक्सपीरियंस तो बहुत मतलब कॉर्डियल है वो लोग, मतलब वहां जाके आपको लगेगा ही नहीं कि ये मतलब इतने मतलब ज्यादा नॉलेजेबल और मतलब हाई स्टेटा के लोग हैं, कि इतने मतलब अच्छे से कॉर्डियली आपसे बात करते हैं कि पता ही नहीं चलता। मैं जैसे पहुंचा तो अच्छा मैं वो लोग एकदम मतलब ऐसे लैंग्वेज इंग्लिश का कोई बैरियर नहीं है, कुछ लोग हिंदी में बोल रहे हैं, एक मैम साउथ इंडियन थी तो वो इंग्लिश में बोल रही थी, बाकी सब लोग आराम से हिंदी में नॉर्मल बात कर रहे थे। जी तो पहुंचते ही उन्होंने मतलब मैंने ग्रीट किया सबको, क्योंकि मेरा इंटरव्यू दोपहर तक हो गया था, जी 12 से ज्यादा हो गए थे। मैंने गुड आफ्टरनून बोला, उसके बाद उन्होंने बोला आओ दिनेश आओ बैठो। तो मैं बैठा, उसके बाद उन्होंने पहला क्वेश्चन ये किया कि अरे आप तो बहुत लंबे लग रहे हैं, क्या कितनी हाइट होगी आपकी लगभग? तो मैंने कहा कि सर 6 फीट है। बोले अच्छा 2014 मतलब क्या क्या किया है आपने? तो मैंने बताया जो ग्रेजुएशन वगैरह एलएलबी। बोले बहुत ज्यादा दिन से खाली बैठे हो, क्या कर रहे हो इतने दिन? तो मैंने कहा सर तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की और यूपीपीसीएस वगैरह की। तो उसका फिर उससे एक दो क्वेश्चन उन्होंने फर्दर पूछा। चेयरमैन सर ने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, इस तरह के जनरिक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अच्छा यूपी से हो? हम कहा हाँ सर। शादी हो गई? हम कहा नहीं सर। तो इस तरह के क्वेश्चन मतलब बहुत जनरिक टाइप के, मजे लेने वाले। जी जी ऐसे इस तरह के भी कुछ कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। और उसके अलावा बाकी पहले सर थे, उन्होंने जो मैंने बताया एडीआर मैंने भरा था, तो जी एडीआर से उन्होंने काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे एडीआर से। अच्छा फिर दूसरी मैम उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के काफी डीप काफी मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछे, बजट का प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सब के क्वेश्चन, ग्रांट ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में डीप में जाके। और उसके अलावा फिर तीसरी मैम जो साउथ इंडियन थी, उन्होंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे ईपीएफ एक्ट से पूछा था, एक्ट के डिटेल्स में पूछ रही थी, प्रोविजंस पूछ रही थी, और फॉर्चुनेटली मैंने प्रोविजंस पढ़े हुए थे, जी जी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और इस तरह से मतलब काफी कॉर्डियल रहा वो लोग, काफी मतलब जैसे मैं कई जगह नहीं भी बता पा रहा था तो वो लोग अपनी तरफ से मतलब कोशिश कर रहे थे कि मैं बता दूं, क्लू दे रहे थे। जी जी तो काफी हेल्पिंग थे। चलिए जैसे कि बहुत सारे बच्चे हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं अभी जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं और खास करके उन बच्चों को जो हिंदी मीडियम से आते हैं, आप भी हिंदी मीडियम से आते हो, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम होती है कि निकलता नहीं एग्जाम, एक बार में दो बार में, वो थोड़ा सा डरते हैं। तो उनके लिए अगर कुछ आप मैसेज देना चाहो कि क्या मतलब आपके सजेशन अगर हो। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, मैंने 12th तक हिंदी में पढ़ाई की है, लेकिन उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज इंग्लिश मीडियम ही है मेरा। अच्छा अच्छा हाँ लेकिन इंग्लिश एज ए लैंग्वेज मुझे प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश का यूज करने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जहाँ ग्रामेटिकल चीजें आती है वहां मुझे दिक्कत होती है। जी जी तो इंग्लिश की तो अब हमको नहीं लगता कि इंग्लिश से डरने की कोई ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि चीजें वहाँ की हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी होती हैं, आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में आराम से आंसर कर सकते हो। खासकर इस तरह के एग्जाम, अगर ईओ का एग्जाम है जी जहाँ पे आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, वहां पे मान सकता हूँ कि हिंदी राइटिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उससे। और हाँ इंग्लिश आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उन लोगों को, क्योंकि वहां मुझे भी करनी पड़ी थी। और फॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब मतलब पेपर दे के निकले तो लगा कि मतलब जो सबसे इजी पोर्शन यूपीएससी ने पूछा था, फॉर्चुनेटली वो इंग्लिश था, वन जी ऑफ द बिल्कुल इजी पोर्शन। ईपीएफओ में खास करके। हाँ हाँ, तो इसलिए वहां पे बच गए थे, मतलब भगवान की दुआ थी, अदरवाइज तो हो सकता है अटक जाते। जी जी जी। और जैसे कि अगर मतलब आने वाले एस्पिरेंट्स को अगर कुछ मैसेज देना चाहो कि किस टाइप से प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए आने वाले असाइनमेंट तो सबसे पहले तो दो चीजें आप एकदम मतलब अपने पास रखो, पहला नंबर सिलेबस, दूसरा नंबर प्रीवियस ईयर पेपर। वहीं से डिसाइड होने वाला है कि आप क्या करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप बनाइए, और जो आपका सिलेबस है उसको स्टिक होके वहाँ, मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही जगह से स्टिक होके सब कुछ पढ़ रहे हैं। आप एक सिलेबस का एक कोई सब्जेक्ट उठाइए, उसको आप तो जहां से समझ आ रहा है, जिस भी टीचर से आपको समझ आ रहा है, बुक से समझ आ रहा है, एक लिमिटेड रिसोर्स रख के वहां से पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर बना लीजिए। तो मुझे लगता है कि इतना अगर आप अच्छे से करते हैं, और हाँ मॉक टेस्ट अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का ज्वाइन कर सकते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने के मतलब सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, खासकर यूपीएससी में, जहाँ की आपको अगर 50% तो किसी को आता ही नहीं है मतलब कम्प्लीटली, जी आपको कुछ ना कुछ गैस एलिमिनेशन करना ही पड़ता है, तो वो टेक्निक तो आपको लर्न करनी पड़ेगी प्रैक्टिस से। दिनेश आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपने जो भी इनपुट दिए हैं हमारे स्टूडेंट्स को उनको उनसे वो फायदा ले सके। एंड जी थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेसन वंस अगेन आपके सिलेक्शन के लिए। और थैंक यू फॉर कि थैंक आपने यू सर, हमें थैंक यू। हमें इतना वैल्यूबल टाइम आपने निकाल के हमें दिया अभी आपके टाइम देने के लिए। एंड थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू सो मच।